हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 20 नवंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले जैसा कि आपको पता है, हम लोग रोज डेली बेसिस पर एक मोटिवेशनल कोट डिस्कस करते हैं जो कहीं ना कहीं हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है सो दैट हम अपने तैयारी को और अच्छे तरीके से और मजबूत बनाकर आगे चले। तो आज सबसे पहले हम कोट डिस्कस करते हैं जो काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है एंड काफी ज्यादा सूट करती है हमारे डेली रूटीन को। आप देख सकते हो, द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन, यानी कि आपका जो सक्सेस है आपके डेली रूटीन में छिपा हुआ है। व्हाट यू मेक योर डेली रूटीन इज बेसिकली डिसाइडिंग फैक्टर फॉर योर सक्सेस। आपने जो प्रीलिम्स की तैयारी शुरू की होगी उसमें आपने डेली रूटीन बनाना शुरू किया होगा, और अगर आप उसे फॉलो अप करते जा रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर रहे होगे। तो इट इज वेरी इसेंशियल कि हम जब भी कोई टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, देयर शुड बी प्लानिंग एट ऑल जो अचीवेबल हो, जो कहीं ना कहीं फुलफिल हो सके। अदरवाइज जनरली हम लोग टारगेट जो सेट करते हैं वो मोर देन एक्सपेक्टेशन करते हैं। इसके कारण होता क्या है कि हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। तो जो आपका डेली रूटीन होना चाहिए वो आपका फेवरेबल होना चाहिए, जिसे आप अचीव करो, जिसे आप आसानी से कंक्वेयर कर सको। सो मेक प्लान, एक्ट एंड देन रिएक्ट एंड द रिजल्ट विल बी इन योर हैंड। स्वामी विवेकानंद का भी कोट आपने सुना होगा कि आपको डेली प्लान बनाना है, उस पर एक्ट करना है, जब तक एक्ट करना है जब तक वो आपका सक्सेसफुल ना हो जाए। सो फ्रेंड्स, आज के कोट में इतना ही। लेट्स डिस्कस आवर डेली करंट अफेयर्स। द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लान्स, जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लाए थे। 75% ग्राम पंचायत में ये प्लान सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। एंड द फर्स्ट वन, वी शुड लुक द सिलेबस एट ऑल। तो जो आपका आर्टिकल नंबर 1 है, इट इज कवर्ड अंडर बेसिकली, यहां पर आप देख सकते हो, वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड द स्टेट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव ली गई थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। क्या है ये ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम? सबसे पहले ये जानते हैं। तो जब हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो नाम से ही पता चल रहा है ये आपका टूल है जिसके माध्यम से हम किसी एरिया, किसी ज्योग्राफी, किसी रीजन के इंफॉर्मेशन को एसेस करते हैं कि वहां का फिजिकल या फिजियोग्राफी स्टेटस क्या है, वहां पर आपका कैसा ट्रेन है, जिस आधार पर हम ये बता सकते हैं कि वहां पर क्या डेवलपमेंटल वर्क्स की जा सकती हैं। तो ये बेसिक एम होता है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, इन्होंने जीआईएस प्लान लगभग 2 लाख ग्राम पंचायत के लिए कंप्लीट कर दिया है आउट ऑफ 2.69 लाख ग्राम पंचायत। आपको भी पता है इंडिया में ओवरऑल 2.6 लाख ग्राम पंचायत है, और जो मनरेगा के तहत आपका ये प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लान, इसके तहत रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, विच इज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ रिज टू वैली अप्रोच। क्या है आपका ये रिज टू वैली अप्रोच? तो आपने सुना होगा माउंटेनियस सिस्टम में देयर इज ए रिज यानी कि जो माउंटेन्स होते हैं, एंड देयर इज ए वैली। तो रिज टू वैली अप्रोच में बेसिकली क्या होता है कि जो रेन वाटर होते हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जाता है, मैनेज किया जाता है, यानी कि जो आपका रेन वाटर है अदरवाइज ये वॉस्टफिल हो जाएंगे, लेकिन रिज टू वैली अप्रोच में हम रेन वाटर को डाइवर्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं एंड डिटेन करते हैं सो दैट वाटरशेड मैनेजमेंट हो सके। तो इसका बेनिफिट क्या होता है? तो बेटर मैनेजमेंट ऑफ वाटर विच आर फ्लोइंग फ्रॉम द रिज टू द वैली, एंड अलोंग विथ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि हमारे देश में आपको ही पता है वाटर क्राइसिस है। तो वाटर क्राइसिस से निपटने के लिए वी शुड हैव द कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर। तो इससे आपका कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर होता है, एंड डेफिनेटली इससे एग्रीकल्चरल एंड इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी आती है। तो हमने रिज टू वैली अप्रोच के बारे में डिस्कस किया, और आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है इन्होंने इसी मेथडोलॉजी या फिर इसी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए आपका जीआईएस प्लान को कंप्लीट करवाया है।
तो अगर हम बात करें GIS सिस्टम की, यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसा कि आपको हमने बताया कंप्यूटर बेस्ड टूल है। इसके तहत किसी भी जियोग्राफिकल टेरेन यानी कि एरिया हो गया, फिजियोग्राफी हो गया, उसको एनालाइज की जाती है, उसको मैपिंग की जाती है एंड वहां पर फिर आपको ये बताया जाएगा डाटा एनालिसिस के आधार पर कि वहां पर कौन सी डेवलपमेंटल वर्क्स की जा सकती है विच इज सुटेबल टू दैट एरिया। ठीक है। एंड इसके तहत आपका जो कॉमन डाटाबेस ऑपरेशंस है, जैसे क्वेरी या फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यानी कि जो इंफॉर्मेशन बेसिकली उस एरिया के बारे में है उसका एनालिसिस किया जाता है। एंड जो आपके अदर इंफॉर्मेशन होते हैं तो कॉमन डाटाबेस ऑपरेशंस को इंटीग्रेट किया जाता है विद द यूनिक विजुअलाइजेशन एंड ज्योग्राफिकल एनालिसिस बेनिफिट्स जो मैप्स के द्वारा ऑफर की जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मनरेगा GIS के तहत कौन कौन से वर्क का स्कोप है। पहला है आपका जियो रेफरेंसिंग ऑफ सैटेलाइट इमेजेस, यानी कि जो सैटेलाइट से इमेजेस खींची जाती हैं, स्कैन इमेजेस की जाती है, उसका हम जियो रेफरेंसिंग कर सकते हैं। जियो रेफरेंसिंग का मतलब ये हुआ कि उस पार्टिकुलर लोकेशन पर हम उस इमेज को मेंशन करवा सकते हैं। इसका सिंपल उदाहरण आप देखते होंगे, जब आप गूगल मैप ओपन करते होंगे तो आपको कुछ नाम दिख जाते होंगी अपने रास्ते में कि हाँ पेट्रोल पंप है या फिर कोई फूड शॉप्स है, तो उसी को हम कहते हैं जियो रेफरेंसिंग, जियो टैगिंग, ये सब होती हैं। ठीक है। तो जियो रेफरेंसिंग ऑफ सैटेलाइट इमेजेज एंड स्कैन्ड इमेजेज। एंड फिर आपका है GIS मैपिंग। इसके तहत डिजिटल डाटा जो कि एक एसेट ही है, तो डिजिटल डाटा क्रिएट हो सकेगा पैन रूरल इंडिया के लिए फॉर द स्पेसिफाइड वर्क। एंड तीसरा आपका जो स्कोप है वो है जियो टैगिंग ऑफ इमेज। जियो टैगिंग भी आपका सिमिलर जियो रेफरेंसिंग की ही तरह होता है, जिसमें हम इमेजेस को टैग कर देते हैं, उसको स्टिच कर देते हैं पार्टिकुलर लोकेशन पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रास्ते में कोई फूड शॉप्स है तो जियो टैगिंग में हम क्या करेंगे कि हम उस फूड शॉप को मैप में इंटीग्रेट कर देंगे, सो दैट अगर आप फिर से गूगल मैप एक्सेस कर सको या फिर आप कोई मैप एक्सेस कर सको तो आपको पता हो कि यहाँ पर आपका कुछ फूड शॉप अवेलेबल है, वो कौन सी फूड शॉप अवेलेबल है ये भी आपको पता चल जाती है। तो ये हुआ आपका जियो टैगिंग ऑफ इमेजेस एंड इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्टिव एसेट्स एज वेल। एंड बात करते हैं अन्य क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं टू फैसिलिटेट द ग्राम पंचायत लेवल प्लानिंग ऑफ मनरेगा एक्टिविटीज। ये आप एक बात हमेशा ऑब्जर्व करना है यहाँ पे इस स्कीम में कि आपका बॉटम टू टॉप अप्रोच है। यहाँ पर जो ग्राम पंचायत लेवल प्लानिंग की जा रही है ना, ग्राम पंचायत लेवल प्लानिंग, तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि ये जो सिस्टम है, ये जो आपका इनिशिएटिव है मोर सक्सेसफुल हो सकता है। एंड अदर इनिशिएटिव की बात करें तो आपका हो गया युक्त धारा जियो स्पेशियल प्लानिंग पोर्टल, और इसके तहत अन्य मिनिस्ट्रीज को मदद की जाती हैं कि वो अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन जो भी उन्होंने अपने प्लांट एसेट्स कर रखे हैं मैप के ऊपर, उसको वो देख सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। दूसरा है आपका क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग, जिसको हम कहते हैं CRISP-M टूल, और इसके तहत जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो अंडरस्टैंड कर सकती हैं क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हो सकता है वहाँ के रीजन में, वहाँ के इन्वायरमेंट में। तो इसके लिए हमारा क्लाइमेट रेजिलेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग टूल मौजूद है। रिज टू वैली अप्रोच के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया, हमने सिलेबस के टॉपिक को देख भी लिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, लैंड हैंडेड ओवर फॉर फर्स्ट लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट इन इंडिया, लीगो प्रोजेक्ट जिसको आप कहते हो। लीगो प्रोजेक्ट लगभग 2-3 साल से न्यूज में आ रही है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, एंड आपको इसके बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है इसके बारे में भी जानना चाहिए मेंस के लिए। ठीक है। तो बेसिकली जो लीगो इनिशिएटिव है, अभी जो लीगो ऑब्जर्वेटरी है वो अमेरिका में सेटअप है। अमेरिका में 2 लोकेशन है, वाशिंगटन, एक लुइसियाना, ये 2 लोकेशन पर अभी लीगो ऑपरेट हो रही है। लेकिन अब इंडिया में भी इसका इस्टेब्लिशमेंट होगा और उसके लिए बड़ा लैंड की जरूरत है। दैट्स वाई
गवर्नमेंट को लैंड एक्वायर करनी पड़ती है पहले। हैंस जो महाराष्ट्र का हिंगोली रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उन्होंने अल्टीमेटली लीगो प्रोजेक्ट के लिए लैंड हैंड कर दिया है। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी सेटअप की जाएंगी along with some other related infrastructure। लेकिन सबसे पहली बात हम सिलेबस को देख लेते हैं। तो जो आपका आर्टिकल नंबर 2 है, आर्टिकल नंबर 2 कवर किया जाएगा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड एन एवरीडे लाइफ। तो इसके अंतर्गत आपका इसे कवर किया जाएगा। देख सकते हो आप 2016 में बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया था कि भाई साहब लीगो इंडिया प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश की जाएगी। और जब हम बात करते हैं लीगो इंडिया प्रोजेक्ट तो ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है इंडिया और यूएस का, और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव वही है कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स रिलीज होती हैं यूनिवर्स में उस पर रिसर्च किया जा सके एंड अल्टीमेटली जो भी डाटा निकल कर आए उसका एनालिसिस कर सके, सो दैट हमें पता चल सके कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है, जो ग्रेविटी है वो कैसे ऑपरेट करती है। ये बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन है जो अनएक्सप्लोर्ड है उसका पता लगाया जा सकेगा। एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनके द्वारा बिल्ड किया जाएगा। एंड अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल वेव्स की तो ग्रेविटेशनल वेव्स के बेसिक के बारे में आपको जानना चाहिए। ये बेसिकली रिपल्स हैं स्पेस टाइम में। क्या मतलब होता है रिपल्स का? जैसे फॉर एग्जांपल आप वाटर ले लो और वाटर में अगर कंकड़ फेंकते हो तो वो जो रिपल्स क्रिएट होती है, सिमिलर टू दिस पिक्चर जो हम आपको दिखा रहे हैं, कहा गया आपका ये जो आपका ये आप देख सकते हो, ये आपका रिपल्स जो तरंगे हैं उसको हम कहते हैं रिपल्स। जिस प्रकार से वाटर में आपने देखा होगा जब कोई कंकड़ फेंकी जाती है तो उसी प्रकार से ये ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो रिपल्स हैं इन द स्पेस टाइम फैब्रिक, ठीक है। और ये आपका स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। और ये ग्रेविटेशनल वेव का जो रिलीज है वो बेसिकली जब कभी यूनिवर्स में कोई एनर्जेटिक इवेंट अकर करती है तो वहां से रिलीज होती है। तो ये क्या एनर्जेटिक इवेंट अकर होती है यूनिवर्स में? फॉर एग्जांपल प्लैनेट्स का टकराना या फिर आपका ब्लैक होल्स का मर्ज हो जाना। तो ये सब कुछ इवेंट है जहां से आपका ग्रेविटेशनल वेव्स रिलीज हो सकती है। एंड ये अपने साथ इंफॉर्मेशन लेकर आती हैं कि कैसे इसका ओरिजिन हुआ है, साथ ही साथ इनवैल्यूएबल क्लूज भी प्रदान करती है कि ग्रेविटी कैसे ऑपरेट करती है यूनिवर्स में। बिकॉज आपको ही पता है ये जो आपका यूनिवर्स है पूरा ग्रेविटी का खेल है। एंड जो स्पेस टाइम फैब्रिक में आप डिस्टर्बेंसेस देखते हो, एक इमेज और आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये जो देख रहे हो आप, ये क्या है? ये आपका पूरा स्पेस ऑर्बिट है। उसमें अगर कोई प्लैनेट है जिसका मास m है वो अगर आ गया फॉर एग्जांपल m, तो ये बेंडिंग हो जाता है आपका ऑर्बिट। ये जो आपका स्पेस है वो बेंड हो जाता है। इट इज ऑल ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है आपके प्लैनेट में या फिर स्टार्स में कि वो जो स्पेस टाइम वाला जो प्लेन है उसको बेंड कर देता है। तो ये आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कब कब क्रिएट हो सकती है ग्रेविटेशनल वेव। तो बेसिकली दे आर क्रिएटेड व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव एट वेरी हाई स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही हाई स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ लाइट का हो मूव करती है तब ये क्रिएट हो सकता है। दूसरा, जब कोई स्टार एक्सप्लोड करता है एसिमेट्रिकली, और स्टार के एक्सप्लोजन वाले इवेंट को हम सुपरनोवा कहते हैं। एंड जब दो बड़े स्टार्स एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं तो भी आपका ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट हो जाता है। एंड जब दो ब्लैक होल ऑर्बिट करते हैं एक दूसरे के समक्ष एंड मर्ज हो जाते हैं तो भी ये आपका ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट होता है। एंड एल्बर्ट आइंस्टीन ने बेसिकली ग्रेविटेशनल वेव्स के एग्जिस्टेंस को 1916 में ही प्रिडिक्ट कर दिया था। आपने उनका जो थ्योरी जो उन्होंने दिया था, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें ही ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में चर्चा की गई थी अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। तो अल्बर्ट आइंस्टीन प्रिडिक्टेड एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स इन 1916 एज वेल। एंड वहां से फिर जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक्सप्लोर किया, अंडरस्टैंड करने का प्रयास किया एंड अल्टीमेटली दे केम टू द कंक्लूजन कि यस देयर इज ग्रेविटेशनल वेव्स। एंड अगर हम बात करें लिगो की, यानी कि जो लिगो प्रोजेक्ट है, तो बेसिकली जो लीगो प्रोजेक्ट है ये मैसिव ऑब्जर्वेटरी
इस्टेब्लिश की जाएंगी, जिसके माध्यम से जो कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव्स है उसको डिटेक्ट किया जाएगा एंड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट की जाएंगी ऑन मेनी एरियाज ऑफ फिजिक्स, जैसे ग्रेविटेशन कैसे ऑपरेट करता है, रिलेटिविटी का क्या रिलेशन है, एस्ट्रोफिजिक्स, इन सब टॉपिक पर बेसिकली एक्सपेरिमेंट की जा सकती है अगर एक बार इंफॉर्मेशन ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाए तो। एंड अभी फिलहाल ये 2 साइट्स जो यूएस में मौजूद है वहां पर ऑपरेट हो रही है, एक तो वाशिंगटन में है, दूसरा लुसियाना में, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। एंड 3 लीगो सिस्टर फैसिलिटीज भी है, यानी कि सब्सिडरीज कह सकते हो अन्य जगह पर अदर देन यूएस। एक तो आपका वर्गो इटली में, दूसरा जियो 600 जर्मनी में, एंड कागरा जापान में। कागरा याद रखना है, कागरा इन जापान। एंड नेक्स्ट जो आपका लीगो इंडिया, जो इंडिया में स्टेब्लिश होगा। बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है लीगो इंडिया प्रोजेक्ट की, अगर ये स्टैब्लिश हो जाती है प्रॉपर्ली तो क्या सिग्निफिकेंस है। तो पहली बात तो ये कि साइंटिस्ट को ये इनेबल करेगा कि वो ग्रेविटेशनल सोर्सेस के ओरिजिन का पता लगा सकते हैं ओवर द एंटायर स्काई, कि कहाँ से ये आपका ग्रेविटेशनल वेव्स निकल कर आ रही है। और एक बार जब ये सोर्स पता लग जाता है तो अल्टीमेटली जो यूनिवर्स की ओरिजिन है या फिर जो यूनिवर्स में कुछ वेरियस इवेंट्स होते रहते हैं, लाइक ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन या फिर उसका मर्जर, उन सब के बारे में ग्रेटर इन्फॉर्मेशन इन डिटेल मिल सकेगी। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भारत की जो इमेज है साइंस एंड एक्सपेरिमेंट के मामले में, उस इमेज को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो विल रेज द विजिबिलिटी एंड अपील ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस इन इंडिया। तो भारत में जो एक्सपेरिमेंटल साइंस का फील्ड है जो कहीं ना कहीं पीछे रह गया है ऐसा माना जाता है, तो उसकी विजिबिलिटी को फिर से एक प्रकार से रोशनी मिलेगी एंड कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को भी अट्रैक्ट किया जा सकेगा, उनको इंस्पायर किया जा सकेगा कि वो टेक्निकल कैरियर्स इन दिस फील्ड ले सके। एंड जो फिजिकल मेजरमेंट्स ग्रेविटेशनल वेव के डिटेक्शन के लिए ज़रूरत होती है, जिसमें आपका कटिंग एज टेक्नोलॉजी आ जाती है, उसका अदर क्षेत्र में भी इस्तेमाल हो सकेगा। मैनी नॉन मिलिट्री एप्लीकेशंस हैं, तो इससे आपका और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकेगी। तो ये हमने आर्टिकल नंबर 2 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 3। गवर्नमेंट टू फॉर्म कमिटी टू प्रमोट जीरो बजटिंग बेस्ड एग्रीकल्चर। तो बेसिकली जीरो बजटिंग बेस्ड एग्रीकल्चर आप बार बार सुनते होंगे, जीरो बजट नेशनल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में आप बार बार सुनते होंगे कि भाई साहब ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें फर्टिलाइजर केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता एंड ये फार्मर के इनकम को डबल करने में मदद करेगा। ये सब बातें आप जरूर सुनते होंगे। तो गवर्नमेंट भी इस दिशा में वर्क कर रही है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट वैसे तो कमिटी बनाई है फिलहाल जो बताएगी जीरो बजटिंग बेस्ड एग्रीकल्चर के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, अलोंग विथ अदर मैटर्स पर यह कमिटी सजेशन देगा। तो सबसे पहली बात तो हम सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो ये जो आपका आर्टिकल नंबर 3 है, ये आपका एग्रीकल्चर के टॉपिक में आएगा एंड बेसिकली जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, क्योंकि आया भी है, दैट्स वाई। तो बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया नेशन को, उसी दौरान उन्होंने सजेस्ट किया कि कमिटी गठित की जाएंगी जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स सेंटर की तरफ से, स्टेट की तरफ से, अलोंग विथ फार्मर्स, एक्सपर्ट्स, ये सब होंगे और ये सर्टेन मैटर्स पर डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल कि भारत में जीरो बजटिंग फार्मिंग को कैसे प्रमोट किया जाए, दैट इज नेचुरल फार्मिंग को कैसे प्रमोट किया जाए, अलोंग विथ चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न टू मीट द फ्यूचर नीड्स ऑफ द नेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल एक समय था जब पंजाब एंड हरियाणा में वहां पर राइस नहीं उगाई जाती थी, लेकिन जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो उसके बाद वहां पर भारी मात्रा में राइस उगाने लगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस एरिया में क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हुआ। जो एक समय क्रॉप्स उगाए जाते थे वो अब नहीं उगाए जा रहे हैं, इसी को हम कहते हैं चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न। लेकिन इसके कारण निगेटिव रिपरकशंस हुए। तो आज जो है हमें फिर से पंजाब और हरियाणा में निगेटिव रिपरकशंस जो इन्वायरमेंट पर हुए हैं, जो ग्राउंड वाटर पर हुए हैं, उसको अगर दूर करना है तो वहां पर फिर से क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव लाना पड़ेगा जो वहां के क्लाइमेट के अनुसार हो। तो
तभी जाके जो फ्यूचर नीड्स है हमारे नेशन की वो फुलफिल हो सकेंगे, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, चाहे वो क्लाइमेट सिक्योरिटी हो। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा, मेकिंग एमएसपी मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। जो एमएसपी दी जाती है उसको कैसे इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट बनाई जाए, सो दैट फार्मर्स के पास वो आसानी से एंड उतनी ही मात्रा में पहुंच सके जितना एमएसपी दिया जाता है। एंड अगर हम बात करें जीरो बजटिंग नेचुरल फार्मिंग की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कोई भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इट विल बी केमिकल फ्री एग्रीकल्चर मेथोडोलॉजी जो इंस्पायर्ड है ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस से, जैसे काउ डंग हो गए, काउ यूरिन हो गए। इन सब मेथड्स एंड टेक्निक का इस्तेमाल करके आपका फार्मिंग की जाएगी। और इसके कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो ओरिजिनली ये महाराष्ट्रन एग्रीकल्चरलिस्ट सुभाष पालेकर, आपने सुना भी होगा, इनके द्वारा प्रमोट की गई। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से जीरो बजटिंग नेचुरल फार्मिंग की जाएंगी। एंड इट इज एन अल्टरनेटिव टू ग्रीन रिवोल्यूशन मेथड, जिसमें जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, वो सब नहीं यूज किए जाते हैं। जबकि ग्रीन रिवोल्यूशन में आपको भी पता है इंटेंसिव फर्टिलाइजर देनी पड़ती है, पेस्टिसाइड देनी पड़ती है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इंटेंसिव इरिगेशन की जरूरत होती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं सॉइल फर्टिलिटी, क्लाइमेट, ये सब डैमेज हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपका मीथेन इमिशन बढ़ता जा रहा है, तो ये सब कुछ निगेटिव रिपरकशंस ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण देखने को मिले हैं। एंड जो आपका जीरो बजटिंग नेचुरल फार्मिंग है, ये आपका यूनियन बजट 2019-20 में इंट्रोड्यूस की गई थी और ये 4 पिलर पर आधारित है। 4 पिलर पर आधारित कहने का मतलब, एक तो बीज अमृत होता है। बीज अमृत में क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं उनको काउ डंग्स एंड काउ यूरिन से कोटिंग की जाती है। दूसरा आपका जीव मृतम होता है। तीसरा आपका मल्चिंग। मल्चिंग में क्या होता है कि जो आपका सॉइल सरफेस है उसको जो ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है, जैसे आपका पैडी स्ट्रॉ हो गए, उनसे कवर कर दिया जाता है, सो दैट सॉइल मॉइस्चर एंड ह्यूमस आपका मौजूद रहे, मेंटेन रहे लंबे समय के लिए। चौथा है आपका वापसा। वापसा यानी कि सॉइल में हवा आने के लिए जो मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है वो है आपका वापसा या फिर सॉइल एरिएशन थ्रू फेवरेबल माइक्रो क्लाइमेट इन द सॉइल। तो वही मैंने आपको बताया कि 4 पिलर पर आधारित है। 4 पिलर कौन कौन से हैं? जीवामृतम एंड आपका मल्चिंग हो गया, आपका वापसा हो गया आपका, एंड जीवारुथम। एक तो जीवामृतम एंड जीवारुथम, ये 4 पिलर्स है, ये याद रख सकते हो आप, ठीक है। एंड बेसिकली ये जो आपका जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, ये जो केमिकल्स, इंटेंसिव इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है उसको खत्म कर देता है बेसिकली। और जब आप केमिकल्स एंड इंटेंसिव इरिगेशन का इस्तेमाल नहीं करोगे तो डेफिनेटली कॉस्ट में कमी आएंगी, फार्मर्स की इनकम में बढ़ोतरी आएंगी और कहीं ना कहीं आसानी से मिनिमल इनपुट कॉस्ट को रिकवर किया जा सकता है इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से। एंड दैट्स वाई ये जीरो बजट बन जाते हैं। तो जीरो बजट क्यों बन जाते हैं? बिकॉज इसमें कोई केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं, कोई इंटेंसिव एरिगेशन का इस्तेमाल नहीं, तो आपको पानी के लिए बिजली बिल भी नहीं पे करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव वही है कि आपका इनपुट कॉस्ट को मिनिमाइज कर दिया जाता है। एंड चूंकि इनपुट कॉस्ट को मिनिमाइज कर दिया जाता है तो अल्टीमेटली जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाते हैं, अल्टीमेटली इनकम जो है फार्मर्स की बढ़ जाती है। तो बेनिफिट क्या है आपके जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की? तो बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत है। अब वाटर की कम जरूरत है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी की कम जरूरत पड़ती है देन रिक्वायर्ड अंडर केमिकल फार्मिंग। एंड फार्मिंग कॉस्ट को भी रिड्यूस कर देता है। क्यों? बिकॉज जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेस है उसका ही इस्तेमाल करते हैं। काउ डंग हो गए या फिर आपका काउ यूरिन हो गए। एंड सॉइल न्यूट्रिशन को भी मैनेज करता है, फर्टिलिटी को मैनेज करता है, पेस्ट एंड सीड्स को भी अच्छे तरीके से मैनेज करता है। तो ये कुछ बेनिफिट है, लेकिन हाउएवर इसका क्रिटिकल एनालिसिस पर क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए कुछ निगेटिविटीज भी हैं जीरो बजटिंग नेचुरल फार्मिंग के। तो इस निगेटिविटीज को आप याद रख सकते हो, कहीं से आप निगेटिविटीज ढूंढ लेना। हाउएवर अगर आर्टिकल में आता है तो हम निगेटिविटीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। पीएम सेज 3 फार्म लॉज टू बी रिपील्ड। आपको भी पता है काफी ज्यादा न्यूज बन चुका है। ये जो 3 फार्म लॉज सितंबर 2020 में लाए गए थे, अब इसको रिपील कर दिया गया है इतने बड़े लंबे समय के प्रोटेस्ट के बाद। एंड कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन इनफोर्सिंग द गवर्नमेंट टू हियर देयर वॉइस।
तो यहाँ से आप ये याद रख सकते हो कि किस प्रकार से प्रेशर ग्रुप का रोल है टू हियर देयर वॉइस। अगर उनको अपनी आवाज उठानी है तो आवाज उठाई जा सकती है और अल्टीमेटली आप यहाँ देख सकते हो उसका आउटकम 3 फार्मर लॉज को रिपील कर दिया गया है, क्योंकि काफी ज्यादा कंसर्न्स आने लगे थे, सिक्योरिटी कंसर्न आने लगे थे, एज वेल एज हो सकता है पॉलिटिकल इश्यूज भी इलेक्शन को लेकर। दैट्स वाई आपका रिपील किया हुआ कारण कुछ भी हो, लेकिन हमें पॉलिटिकल कारण में जाने की जरूरत नहीं है। लेट्स मूव टू द सिलेबस फर्स्ट। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो देख लो आप आर्टिकल नंबर 3, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड इश्यूज एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने 3 बैक टू बैक एक्ट पास किए थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो काफी ज्यादा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में कहा जाए किया गया था 1991 के एलपीजी के बाद। ठीक है, और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव वही था कि इंडियन एग्रीकल्चर का स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाए एंड इसके तहत जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको डीरेगुलेट किया गया गवर्नमेंट इंटरफेरेंसेस से। फॉर एग्जांपल आप नॉन मंडीज में भी अपने प्रोडक्ट बेच सकते थे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के प्रोविजन आ गए थे एंड कहीं पर भी अपने प्रोडक्ट बेच सकते हो बेस्ड ऑन द एग्रीड प्राइस विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव वही था, टू डीरेगुलेट द सेक्टर। एंड अगर हम बात करें फार्म लॉज की जिसको रिपील किया गया है, वैसे तो अब ये फार्म लॉज के बारे में पूछा ही नहीं जाएगा। पहला है आपका फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इसके तहत फार्मर्स को आज़ादी दी गई कि वो अपने प्रोड्यूस जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं वो कहीं पर भी किसी को भी बेच सकते हैं पूरे देश भर में, बाय अलाउइंग ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आउटसाइड द एग्जिस्टिंग एपीएमसी मंडीज। पहले क्या होता था कि जो फार्मर्स प्रोड्यूस है वो आपका एपीएमसी में बेचा जाएगा एंड फार्मर्स आउटसाइड नहीं बेच सकते थे, तो इनके कारण रेस्ट्रिक्शंस लगी रहती थी कि फार्मर्स को यहीं पर आके बेचने हैं। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद वो कहीं पर भी बेच सकते थे, लेकिन चूंकि अब ये रिपील हो गई है तो अब देखेंगे कि आगे क्या चेंजेज होगा। दूसरा है आपका फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। इसके तहत फार्मर्स कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते थे डायरेक्ट टू द एंड यूजर्स या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एंड इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ की गई थी, फार्मर्स कर सकते थे बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्टेन नॉर्म्स अदर्स थे, यानी कि सर्टेन अन्य नॉर्म्स थे इसके तहत। लेकिन अब चूंकि ये रिपील हो गया है तो वो नॉर्म्स डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तीसरा है आपका एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। इसके तहत वैसे कमिटीज जैसे आपके सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, एडिबल्स ऑयल्स हो गए, एनियन, पोटैटो, इन सबको एसेंशियल कमोडिटीज के लिस्ट से बाहर किया गया था एंड कुछ कंडीशन लगाई गई थी कि अगर एसेंशियल कमोडिटीज लिस्ट में डालनी है इन प्रोडक्ट्स को तो 3-4 कंडीशन सेट किए गए थे, जैसे नेचुरल डिजास्टर हो, जो इन्फ्लेशन है फूड प्राइस का वो 100% हो जाए। ये कुछ कंडीशंस थे, हमने डिस्कस भी किया था। तो अब इसे भी खत्म कर दिया गया है। एंड फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, यहां से क्वेश्चन आएगा, फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या उनका कंसर्न था? तो पहला कंसर्न तो यही था कि उनको लग रहा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है धीरे धीरे मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो मैकेनिज्म है जिसके तहत उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है अपने प्रोडक्ट्स के लिए, वो धीरे धीरे खत्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। क्योंकि चूंकि जब फार्मर्स को अलाउ कर दिया गया कि वो कहीं पर भी बेच सकते हैं तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है थोड़ी सी रिड्यूस देखने को आपको मिल रही होगी एंड अल्टीमेटली एमएसपी मैकेनिज्म को अबे किए जाने का प्लान, ऐसा कंसर्न्स फार्मर्स ने रेज किए थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। दूसरा, फियर ऑफ कॉर्पोरेट टेक ओवर ऑफ फार्मिंग। आप देख सकते हो ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसी सुविधाएं लाई गई थी तो इनको लग रहा था
कि मोनोपोली हो सकती है, एंड मोनोपोली होने के कारण आपका जो कॉर्पोरेट्स हैं वो आपको फार्मिंग सेक्टर में आ सकते हैं, तो फिर आपका जो फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। तो ये सब कुछ इशू चल रही थी। जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने वैसे भी इस 3 फार्म लॉ के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी थी, एंड एक कमिटी भी गठित की थी टू हियर द फार्मर्स एज वेल। ठीक है, तो ये हमने बेसिक आर्टिकल्स डिस्कस किए अबाउट दीज फार्म्स लॉ। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोल कंस्टिट्यूट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल। तो बेसिकली ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल कंस्टिट्यूट किया है। सेल बेसिकली बॉडी है जो एडवाइज करेगी, मेंटर करेगी, एज वेल एज एक्शन तैयार करेंगी कि कैसे माइनिंग के इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। माइनिंग का एडवर्स इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पर, माइनिंग का एडवर्स इम्पैक्ट पीपल पर हमें देखने को मिलता है, तो कैसे इसके एडवर्स इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जाए, उसके लिए आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। ठीक है, एंड ये जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल है, ये फ्यूचर पॉलिसी फ्रेमवर्क भी बनाएगा, जो बेसिकली सजेशन देगा कि किस प्रकार से कोल एंड लिग्नाइट सेक्टर में जो इन्वायरमेंट को निगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं उसको मिटिगेट किया जा सके। एंड अब इस कंटेक्स्ट को डिस्कस करने के बाद लेट्स सी द सिलेबस। तो सिलेबस में आपका बेसिकली ये जो आपका कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके अंतर्गत आपका ये टॉपिक कवर की जाएंगी। तो देख सकते हो आप, ये जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल एस्टेब्लिश करने की बात की गई, इट इज इन लाइन विद द रिसेंट अनाउंसमेंट ऑन द न्यू क्लाइमेट टारगेट्स, यानी कि अभी भारत ने COP26 में अपना नया क्लाइमेटिक टारगेट्स अनाउंस किया, उसी को फुलफिल करने के लिए ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल एस्टेब्लिश किया जा रहा है। एंड ये याद रखना है आपको, पंच अमृत स्ट्रेटजी के तहत, पंच अमृत स्ट्रेटजी अगर बेसिक क्वेश्चन पूछती है रिसेंटली, पंच अमृत स्ट्रेटजी वाज न्यूज इज एसोसिएटेड टू व्हाट, तो क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड याद रखना, यानी कि भारत ने जो अपना नया क्लाइमेट टारगेट सेट किया है उससे ये एसोसिएटेड है। ठीक है, टू डील विद द क्लाइमेट चेंज। एंड अन्य स्टेप्स क्या लिए गए हैं कोल मिनिस्ट्री के द्वारा टू एक्सेलरेट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स इन द कोल सेक्टर। तो पहली बात तो ये कि बायो रिक्लेमेशन किया जाए माइंड आउट लैंड, यानी कि वैसे लैंड जहां से माइनिंग कर ली गई है अब उसको रिक्लेम किया जाए, यानी कि उसको रिकवर किया जाए, वहां के इकोसिस्टम को फिर से रिस्टोर किया जाए। कैसे? तो जो सारी के सारी कोल कंपनीज हैं वो इन माइंड आउट लैंड पर मैसिव ट्री प्लांटेशन ड्राइव यानी कि एफोरेस्टेशन करे। एंड एक टारगेट भी है कि इस इनिशिएटिव के तहत लगभग 12,000 हेक्टेयर जो जमीन है वहां पर प्लांटेशन ड्राइव चलाया जाएगा अगले 5 सालों में। तो एक तरीका यही है बायो रिक्लेमेशन ऑफ माइंड आउट लैंड। दूसरा है आपका सरफेस कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट फॉर सिन गैस प्रोडक्शन, यानी कि सिन गैस प्रोड्यूस करने के लिए सरफेस कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया जाए और इसको फर्दर यूज किया जाएगा मिथेनॉल या फिर इथेनॉल के प्रोडक्शन में, यूरिया या फिर पेट्रोकेमिकल को प्रोड्यूस करने में। एंड ये जो सिन गैस होता है इसको आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, ये आपका हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सम ट्रेसेस ऑफ CO2 का मिक्सचर होता है। तो सिन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड फिर आप देख सकते हो अन्य स्टेप्स जो कोल मिनिस्ट्री ले रहे हैं टू एक्सेलरेट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट इन द कोल सेक्टर। वी हैव द फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव। तो फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव के तहत कोल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से। कहां से कहां तक? कोल हैंडलिंग प्लांट से शिलो फॉर लोडिंग। तो कोल हैंडलिंग प्लांट से शिलो फॉर लोडिंग, यानी कि जो कोल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और फिर उसको लोडिंग लोकेशन पर लेके जाया जाता है। तो जो लोडिंग लोकेशन होता है उसको शिलो कहते हैं और जहां से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है आपका कोल हैंडलिंग प्लांट होते हैं। तो वहां से आपका
सिलो तक लेके जाया जाता है फॉर लोडिंग। एंड इससे बेनिफिट क्या होगा आपका, रोड से आपका कोल ट्रेवल नहीं होगा। तो दिस प्रोसेस एलिमिनेट द मूवमेंट ऑफ कोल थ्रू रोड। और बेनिफिट क्या होगा आपका कि आपका जो रोड से मूव करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की जरूरत होती है उसके कारण जो पोल्यूशन जनरेट होता है वो सब नहीं हो सकेंगे। एंड यूज ऑफ LNG टू सब्सटीट्यूट डीजल कंजम्पशन इन माइनिंग एंड कोल ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। जो कोल ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स है जो कोल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, आपको ही पता है जो कोल माइनिंग होते हैं, अब एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, अब उसको लोकेशन तक पहुंचाना है। तो ऐसा नहीं कि हम, एक तो तरीका है कि हम व्हीकल्स का इस्तेमाल करें जो पेट्रोल या डीजल कंज्यूम करते हैं, और दूसरा है आपका कि हम कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल करें जो इस आपका मूवमेंट करवाए कोल को। तो हम यहाँ पर LNG का इस्तेमाल करेंगे, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, टू सब्सटीट्यूट डीजल कंजम्पशन इन माइनिंग एंड कोल ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। तो ये हमने आर्टिकल नंबर 5 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल नंबर 6। ये है आपका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड और जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड्स रेगुलेशन 2021। तो बेसिकली जो आपका FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का सहारा लेकर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, यानी कि अभी ये इम्प्लीमेंटिंग स्टेज पर नहीं आई है, अभी ड्राफ्ट स्टेज में ही है, तो ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इश्यू करा है जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2021 है। तो ये जो नई रेगुलेशन है ये प्रपोज की गई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। एंड ये अप्लाई होंगे आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के ऊपर, या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म के ऊपर, या फिर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के ऊपर, विच आर इंटेंडेड फॉर डायरेक्ट यूज आइदर एज ए फूड या फिर फूड प्रोसेसिंग। यानी कि ये जो नोटिफिकेशन, ये जो रेगुलेशन है, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाती है तो उन GMOs, LMOs या फिर GEOs पर लागू होंगी जिसका बेसिक इस्तेमाल फूड या फिर प्रोसेसिंग के लिए किया जाता होगा। एंड जो GMOs हो, GEOs हैं, LMOs हैं, ये सब हैं क्या, तो बेसिकली जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके जेनेटिक्स में बदलाव कर दिया जाता है ना, एक्सटर्नल जीन्स बेसिकली इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं उनमें, तो वो बन जाते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली इंजीनियर्ड या फिर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है। एंड आपने सुना भी होगा ये जो BT कॉटन है, BT ब्रिंजल है, ये सब आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ही हैं। ठीक है। और वो जो मॉडिफिकेशन होता है वो बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ही होता है। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द फील्ड जहाँ पर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस प्रकार से जेनेटिकली चेंज करके उसको डिफरेंट फीचर्स प्रदान कर सकते हैं। एंड जो फूड या फिर प्रोसेस फूड है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड इंग्रेडिएंट्स, तो बेसिकली जो फूड है या फिर प्रोसेस फूड है जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड इंग्रेडिएंट्स हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड इंग्रेडिएंट्स का मतलब ये हुआ कि जो फूड को प्रोड्यूस करने में जो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, ठीक है, उनके ऊपर भी लागू होगा। एज वेल एज अगर वो चाहे फूड या फिर प्रोसेस फूड LMOs या फिर GEOs या फिर GMOs कंटेंट ना भी कर रहा हो, लेकिन उसमें अगर इंग्रेडिएंट्स भी हैं तो भी इस पर ये लागू होगी। एंड अगर हम बात करें की प्रोविजन ऑफ ड्राफ्ट रेगुलेशन की, तो ये की प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि अगर कोई भी फूड या फिर फूड इंग्रेडिएंट जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से डिराइव हुआ है, याद रखना, फूड या फिर फूड इंग्रेडिएंट जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से डिराइव हुआ है, उसका अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है, स्टोरेज करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, या फिर सेल करना है, या फिर इंपोर्ट करना है इंडिया में, तो प्रायर अप्रूवल FSSAI का
लेना पड़ेगा। तो प्रायर अप्रूवल फ्रॉम SSAI फॉर मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इम्पोर्ट ऑफ एनी फूड और फूड इंग्रेडिएंट विच आर डिराइव्ड फ्रॉम GMO लेना पड़ेगा FSSAI से। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर GMO या फिर जेनेटिकली इंजीनियर ऑर्गेनिज्म विच कंटेन्स लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि GMO या फिर GEO जिसमें आपका लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म अगर है तो प्रायर अप्रूवल जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी से भी लेना पड़ेगा, तभी जाके FSSAI का अप्रूवल मिलेगा। लेकिन अगर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं है उस फूड में या फिर प्रोसेसिंग में, तो आपको जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट FSSAI से अप्रूवल ले सकते हैं। ऑल्सो ये रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करता है, फूड लेबोरेटरीज की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए टू डेजिग्नेट फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड टेस्टिंग, क्योंकि फूड लेबोरेटरीज जो टेस्ट करेंगी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है या नहीं है, उसके क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे उसको भी स्पेसिफाई करता है। एंड लेबलिंग स्टैंडर्ड्स भी सेट करता है फॉर GM फूड क्रॉप्स। अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड इंग्रेडिएंट्स 1% या फिर उससे ज़्यादा है ना, तो अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड इंग्रेडिएंट्स 1% या उससे ज़्यादा है तो लेबलिंग स्टैंडर्ड्स उस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए सेट किया जाएगा। एंड रिलेटेड न्यूज़ यही है कि जो इससे पहले FSSAI ने ड्राफ्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स विजन फूड रेगुलेशन 2021 इसको भी नोटिफाई किया था, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है। पहली बात तो ये कि प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स को डिफाइन करता है, या फिर विजन फूड का मतलब क्या होता है उसको ये डिफाइन करता है। एंड न्यू विजन फूड लोगो को भी ये इंट्रोड्यूस करता है टू आइडेंटिफाई सच प्रोडक्ट्स। एंड जो विजन फूड है उसकी कोई एनिमल टेस्टिंग नहीं की जाएंगी टू इंश्योर कि ये 100% एनिमल फ्री है एंड वेजन फ्रेंडली प्रोडक्ट है। तो वेजन फूड के बारे में आप जानते होंगे, वेजन फूड वो फूड है जो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है, यानी कि वहाँ पर कोई एनिमल्स का कंस्टिट्यूएंट उसमें नहीं है। तो ये हो गया आपका वेजन फूड विच आर स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की डिस्कशन। होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हुई होगी। एंड इफ यू अंडरस्टूड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एज वेल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।